हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री क्लासेज कराई जाएंगी। 1 से 10 यूनिट पेपर 2 हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी इस चैनल के माध्यम से होंगी, और जो कि बहुत ही सटीक और स्पष्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एग्ज़ाम 6 जनवरी को हुआ था। 6 जनवरी के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को देखते हुए हम इस चैनल के माध्यम से उसी के आधार पर इस चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम दिया गया है, बच्चों ने दिया है, बताया है कि जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो मूल टेक्स्ट बुक से आया है, और मूल टेक्स्ट के माध्यम से हमें बहुत सी गहराई से हमें कुछ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और इसी आधार पर हम देख रहे हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पर आपको हर यूनिट करवाई जाएगी, जो कि ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से जहाँ से हम कंटेंट उपलब्ध होगा आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। हिंदी भाषा उद्भव विकास क्लास यहाँ शुरू है, जिसके माध्यम से देख सकते हैं हिंदी भाषा के बहुरूपीय परिवार और भारतीय आर्य भाषा, भारतीय भाषा परिवार, इनके बारे में देखेंगे। कितने भाषा परिवार है, कितनी भाषाओं के जो भाषा परिवार की कितनी शाखाएं रही है, कौन कौन सी शाखा में क्या क्या कहा गया है, हिंदी भाषा के जो कौन किस किस ने परिभाषा दी है, इनके बारे में आज की क्लास में देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। भाषा परिवार, भाषा परिवार और बहुरूपीय भाषा परिवार, इसमें भाषा की परिभाषा को देखेंगे हम। भाषा की परिभाषा को देखेंगे कि भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है, किस धातु से उत्पन्न हुई है, और किस किस ने परिभाषा दी है। भाषा के बारे में इतना जानेंगे, उसके बाद में आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि क्लास के अंत तक बने रहें। क्लास में इंपॉर्टेंट तथ्य ज़रूर मिलेंगे, और जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और बार बार इस यूनिट के माध्यम से हमें जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनका आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। रिवीजन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास तो एक बार देख ली जाएगी, लेकिन बार बार रिवीजन कोई नहीं करेगा। ये आशा है कि आप रिवीजन ज़रूर करिए, बार बार इन चीज़ों को पढ़िए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स तक अपने अपने दिमाग में बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए, सीधा एग्ज़ाम में अपने आप याद आ जाए। आप चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत, कहाँ से? संस्कृत से। कहाँ से आया? संस्कृत। संस्कृत के धातु वास धातु से निष्पन्न, जिसका अर्थ वासवक्तावाची, 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 इसका अर्थ है व्यक्तवाणी। मानो क्या है? एक दूसरे से भाषा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, दूसरों की भाषा को समझता है, तभी हम भाषा आदान प्रदान होता है, तभी भाषा का हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, और तभी हम भाषा की दूसरों को समझा सकते हैं, और दूसरों की भाषा को हम समझ सकते हैं। क्योंकि जो भाषा है, भाषा के अनेक रूप हो सकते हैं। भाषा एक दूसरे के बोलने से, प्रकट करने से ही हमें पता चलता है। भाषा एक और परिभाषा देख सकते हैं, भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। वाणी व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। कौन कौन कवियों ने कही है? विद्वानों ने, भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने हिंदी भाषा की परिभाषा दी है। कैसी, कौन सी भाषा है? पहली परिभाषा देखेंगे, पहली परिभाषा हम जानेंगे, पहली परिभाषा देखेंगे। चलिए पहली परिभाषा हम जानेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता समझ सकता है।
ये किसने परिभाषा दी है? डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने। किसने परिभाषा दी है भाषा की? कि भाषा शब्द की आपको याद तो हो गया होगा, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न हुआ। और भाषा की महत्वपूर्ण संस्कृत में जो परिभाषाएं दी है उसके बारे में है। अब भाषा जो कि व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति होती है। और विद्वान भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषा दी जो हम देख रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को भलीभांति प्रकट कर सकता है, दूसरों को विचारों को समझ सकता है। ये परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने दी, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। दूसरा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करना। व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ये महत्वपूर्ण परिभाषा हम देख सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है, हम देख सकते हैं। चलिए आगे देखें। आगे देख सकते हैं, भारत में बहुरूपीय परिवार की भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य भाषाएं ही मुख्यतया प्रचलित है। कि भारत में कौन कौन से भाषा परिवार आर्य बहुरूपीय परिवार की मुख्य शाखाएं पूछी जाएंगी। भारतीय आर्य भाषा परिवार कौन कौन से है उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व माना गया है। कितना माना गया है? 1500 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, ईसा पूर्व माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय आर्य भाषा को क्रमिक विकास की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया। कौन से काल हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। कब तक? अब तक, 1000 से अब तक। अब तक माना जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में। आगे पढ़े। 3 भाषा परिवार मानने आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय आर्य भाषा की 3 कालों में विभाजित किया गया है। 3 काल हैं, कौन कौन से है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ये मुख्य बातें इससे टॉपिक से निकल रही हैं। ठीक है, आगे। विश्व की भाषाओं और भाषा परिवारों के संबंध में विद्वानों के पर्याप्त मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों ने विश्व की भाषा को लगभग 3000 भाषाएं मानी है, लगभग। और इन भाषाओं को पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर मुख्य कितने? 18 भाषा परिवार मुख्य माने हैं। 18 भाषा परिवार कौन कौन से? हम इनको इस क्लास में देखेंगे। कहाँ है? देखिए कौन कौन से 18 भाषा परिवार। नंबर 1 बहुरूपीय भारतीय भारत यूरोपीय परिवार। ये नंबर 1 पहला पॉइंट ये देखने को मिला है कि कौन सा है पहले भाषा परिवार? बहुरूपीय परिवार। नंबर 2 पे है द्राविड़ परिवार। 3 पर है बुरुस्की परिवार। 4 पर है काकेशी परिवार। 5 पर है यूराल अल्ताई परिवार। ये मुख्य भाषा परिवार हैं, इनको देख रहे हैं। फिर है चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाइपरबोरी परिवार मुख्य हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा परिवार है? 9 नंबर पर बास्क परिवार। 10 पर सामी हामी परिवार, सूडानी परिवार। अगला देखें अगला बांतू परिवार 12 नंबर पर। 13 नंबर पर कौन सा है? होंतेन तोंत बुस्मेनी परिवार। मलय पोलिनेशियाई परिवार।
15 नंबर पर पापुई परिवार, 16 नंबर पर ऑस्ट्रेलियन परिवार, 17 नंबर पर दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार, 18 नंबर पर अमेरिकी परिवार। ये मुख्य 18 भाषा परिवार है। अपने भाषा परिवारों को हमें देख सकते हैं, इनको देखना ज़रूरी है क्योंकि इसी में से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 18 भाषा परिवार के नाम बताएं। ठीक है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा परिवारों के विभिन्न नाम देख सकते हैं। कौन कौन से नाम हैं यहाँ भाषा परिवार के विभिन्न नाम। नंबर 1, इंडो जर्मनिक या भारत जर्मनिक परिवार। यह जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? मैक्स मूलर के द्वारा प्रदान किया गया। आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, इस परिवार के बोलने वाले मूल पुरुष आर्य थे और यह नाम प्रस्तुत किया गया है। अतः यह नाम है प्रस्तुत किया गया आर्य भाषा परिवार। और भारोपीय परिवार को देख सकते हैं। भारोपीय परिवार यह फ्रेंच विद्वानों द्वारा दिया गया है। इससे भाषा के भारत से यूरोप तक फैले हुए भौगोलिक विस्तार क्या है? भाषा के भारत से यूरोप तक फैले गए यूरोप तक फैले गए विस्तार का बोध है। यहाँ क्या है कि आर्य भाषा परिवार है। इसके बाद में है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार फ्रेंच विद्वानों द्वारा प्रदान किया गया। इससे भाषा के जो है विस्तार फैला हुआ है वो भारत से यूरोप तक फैला हुआ है। भारत से यूरोप तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत हिती परिवार ह्यूमो विंकलर एवं प्रो स्टूवेंट ने अध्ययन के आधार पर यह नाम दिया गया। ये जानकारी के लिए है। आप सोच रहे हो ये इस एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जाता, ये आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। यूजीसी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से क्वेश्चन उठाकर दे सकता है। पढ़ना आपको है, ज़रूरी है पढ़ने के लिए। चलिए पॉइंट 5 देखते हैं। बिरोस, यह नाम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारोपीय परिवार को इंडो केल्टिक, जेफ्टिक, काकेशियन, भारोपीय, इनाटोलियन आदि नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इनकी मूल विशेषताएं देखते हैं। मूल विशेषताएं कहाँ पर है? मूल विशेषताएं देखिए अगले पॉइंट में। मूल भारोपीय भाषा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रहेंगी? मूल भारोपीय भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। इसमें प्रत्ययों का आधिक्य था। मुख्यतया धातुओं से प्रत्यय जोड़कर शब्द बनते थे। मूल भाषा में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 वचन, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? मूल भाषा में तो 3 लिंग माने गए हैं और 3 ही वचन माने गए हैं। समझ में आया? 3 लिंग और 3 ही वचन। 3 लिंग माने गए हैं और 3 वचन माने गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है, 3 वचन माने गए हैं। आगे देखिए, क्रिया रूपों में वर्तमान, भूत, भविष्य काल की धारणा थी, किंतु अवान्तर वेदों का अभाव था। आगे पॉइंट है, संज्ञा, क्रिया, अव्यय अलग अलग थे और सर्वनाम के रूपों में विविधता थी। ये मूल भाषा भारोपीय भाषा की मुख्य विशेषताएं पढ़ना भी जरूरी है। प्रत्यय भी थे इसमें, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनते हैं। 3 लिंग और 3 वचन माने गए हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य काल की धारणा थी और संज्ञा, क्रिया, अव्यय अलग अलग थे और सर्वनाम रूपों में विविधता थी। यह मुख्य विशेषता इनकी देखी जा सकती है और भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे इनकी परिभाषा जो विशेषता है उनका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, समास का भी प्रयोग होता था। आर्य भाषा परिवार में समासों का भी प्रयोग है और पद रचना में स्वर भेद से अर्थ भेद होता था और प्रारंभ में उपसर्गों का अभाव था।
ये मुख्य विशेषताएं हैं। विशेषताओं को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो कि पैटर्न चल रहा है यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 2 हिंदी का, तो ये डीपली जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समझ आधारित नहीं होगा तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए हम शाखाओं के बारे में जानेंगे। बहुरूपीय परिवार ध्वनि के आधार पर कितनी शाखाएं हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट माना गया है। इसमें कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। बहुरूपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। 10 शाखाओं को देखेंगे। भारत ईरानी आर्य, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनियम, अल्बानियम इलीरी, ग्रीक हेलेनिक, केल्टिक कैथलिक, जर्मनिक ट्यूटानिक और 8वां है इटालिक, जो कि इतालिक इसके नाम से जाना जाता है। आगे देखें, आगे है हिटाइट, हिती, तोखरी, तोखरियन। ये मुख्य इनकी 10 शाखाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद करना, बार बार रिवीजन करना तो अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि एक बार देखने में कठिन लग रही है। चलिए आगे है केतुम वर्ग और शतम वर्ग। इस भाषा के बहुरूपीय भाषा के 2 वर्ग माने गए, केतुम वर्ग और शतम वर्ग। केतुम वर्ग और शतम वर्ग को हम देख सकते हैं। समुदाय बहुरूपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला है केतुम वर्ग, दूसरा शतम वर्ग। इसका विभाजन श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को माना गया है। उन्होंने 1870 ईस्वी में यह मत प्रस्तुत किया था। केतुम वर्ग और शतम वर्ग के आधार पर भारतीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं मानी गई है? 10 शाखाएं हैं। बहुरूपीय परिवार की ध्वनि के आधार पर 2, जो कि शतम और केतुम मानी गई है। 2 शाखाएं हैं, शतम और केतुम, 2 शाखाएं। इसमें शतम केतुम के आधार पर बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं मानी गई है। देखिए आगे हमें देखते हैं बहुरूपीय परिवार। इसमें केतुम वर्ग में कौन कौन सी आती हैं? नंबर 1 है ग्रीक हेलेनिक, ग्रीक, कैल्टिक, इसको ये बुला सकते हैं कैल्टिक, जर्मनिक, ट्यूटानिक, इटालिक, हिटाइट, हिती, तोखरी, तोखेरियन। ये मुख्य इनकी केतुम वर्ग में आती हैं। और शतम वर्ग में कौन कौन सी आती हैं? शतम वर्ग में कौन कौन सी आती हैं? भारतीय रानी आर्य, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनियम, अल्बानी। भारतीय रानी, बाल्टोस्लाविक, अल्बानी, ये मुख्य इनकी शाखाएं हैं। एक केतु शतम और एक शतम वर्ग। केतुम वर्ग और शतम वर्ग, केतुम वर्ग और शतम वर्ग 2 शाखाओं में ये अलग अलग मानी गई है। कौन कौन सी है? ठीक है, हम इसको देख सकते हैं। चलिए केतुम वर्ग में कितने समुदाय हैं ये और जानेंगे। इस प्रकार केतुम वर्ग या समुदाय में 6 तथा शतम समुदाय में 4 शाखाएं मानी गई हैं। और बहुरूपीय परिवार की उक्त 10 शाखाओं में तोखरी हिती को छोड़कर शेष 8 भाषाएं पूर्ण विकसित एवं प्रचलित भाषाएं हैं। क्या है? विकसित और प्रचलित भाषाएं हैं। इसमें पूछा गया है कि बहुरूपीय परिवार की उक्त 10 शाखाओं में तोखरी और हिती को छोड़कर शेष 8 पूर्ण विकसित प्रचलित भाषाएं हैं। भारतीय रानी आर्य भाषा परिवार, इनका अध्ययन 3 प्रकार से किया जा सकता है। क्या है? इसका अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है। भारतीय रानी शाखा में कौन कौन से हैं? भारतीय शाखा में क्या आएंगी? भारतीय शाखा में मुख्य हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये मुख्य रचनाएं हैं। आधुनिक आर्य भाषा में मुख्य कौन कौन सी है? आधुनिक आर्य भाषा ईरानी शाखा, अवेस्था, इसके नाम देख सकते हैं। प्राचीन फारसी, अकीमिनीमन, हकमानी। ये मुख्य शब्द एक बार देखने में कठिन लग रहे हैं। पहलनी। आधुनिक फारसी में पश्तो, बलूची, पमीरी, कुर्दिश। ये मुख्य इनकी रचनाओं के नाम है, जो कि हमें
जानकारी के अनुसार इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है दर्द में कौन कौन सी है, दर्द शाखा में कौन कौन सी आती है। देखो मुख्य मुख्य हैं। देखो भारतीय ईरानी शाखा में कौन सी आई हैं, भारतीय ईरानी शाखा में ये मुख्य मुख्य आई हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सबसे मुख्य हैं, मुख्य बताई गई है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये भारतीय शाखा में है। फिर आधुनिक आर्य भाषा में कौन कौन सी आई हैं, ईरानी शाखा में अवेस्था, प्राचीन फारसी में ये पहलनी, आधुनिक फारसी ये मुख्य पूछ गया। और फिर दर्द शाखा, दर्द शाखा में कौन कौन सी आती हैं, लोवार, चित्राली, शीना, कश्मीर, ये मुख्य मुख्य भाषाएं देखने को मिली है। अब चलिए हम भाषा का जो बहुरूप है, व्यापकता है, कहाँ मिली है, कहाँ देखने को मिली है, देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को हम समय को देख सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माने गए हैं। ठीक है, आपको जितना पढ़ा है उस समझ में आ रहा है अभी कहाँ से कौन कौन सी भाषाएं हैं। हम समझ आधारित ये पढ़ रहे हैं और समझ बनाने के लिए, क्योंकि हम आगे टॉपिक में इम्पोर्टेंट होते हैं देखने को मिलेंगे। विकास क्रम के आधार पर दो भागों में यह विभक्त है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मुख्य मुख्य क्या है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत के 3 विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, इसके मुख्य मुख्य भाग माने गए हैं। क्योंकि जो वैदिक संस्कृत का जो भाषा का पूरा बहिर्भाव था, जो व्यापक रूप था, कहाँ कहाँ देखने को मिला है, तो हमें देखने को मिला है संहिताओं में, ब्राह्मण उपनिषद और उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में। तो संहिता में क्या क्या रही है, ऋक में क्या कह रहे हैं, ऋक संहिता में यज्ञों का विकास, ये बोल रहा है ऋक संहिता में यज्ञों का विकास देखने को मिला। यज्ञों का विकास में ऋक संहिता, यजु संहिता में कृष्ण शुक्ल यज्ञों के कर्मकांड के प्रयुक्त मंत्र देखने को मिलते हैं। साम संहिता में साम ज्ञ पद मिलते हैं देखने को। ठीक है, इनकी रचनाओं में इस भाषा का यहाँ रूप विस्तार देखने को मिला है। ठीक है, और अर्थो संहिता में जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटके देखने को मिलते हैं। नंबर 2, यहाँ फर्स्ट का तो आपको समझ में आ गया होगा। वैदिक संस्कृत में 3 मिले, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संस्कृत में 3 विभाग हैं, संस्कृत, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता में कौन कौन से है, ऋग संहिता यज्ञों का विकास, यजु संहिता कृष्ण शुक्ल यज्ञों के कर्मकांडों के प्रयुक्त मंत्र, और यहाँ देखने को मिले हैं यजु संहिता में ये हो गया, साम संहिता में सोमज्ञ पद, और अर्थो संहिता में जन साधारण के प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटके इस रचनाओं में देखने को मिले हैं। अब जानिए ब्राह्मण ग्रंथों में क्या मिला है देखने को, कर्मकांड की व्यवस्था, कथाओं की योजना, ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण 1,000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीन इस ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिला है। चलिए आगे, उपनिषदों में क्या देखने को मिला है। उपनिषद रचनाओं में ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग हैं। उपनिषद ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग है। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक और परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोलचाल के आधार संस्कृत भाषा थी। ये मुख्य इसमें देखने को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या क्या माना गया है। मुख्य उपनिषद में क्या देखने को मिला है, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग वैदिक मनीषियों के आधार पर परमार्थिक चिंतन या दर्शन होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बोलचाल का आधार संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत में अन्य नाम भी संस्कृत, वैदिकी, छंदस आदि नाम से भी जाना जाता है। इस भाषा का प्रयोग वैदिक साहित्य, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आख्यानों, प्राचीन उपनिषदों में देखने को मिला है। और मुख्य रचना पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ उदीच्य भाषा में पंजाबी भाषा में है। पंजाबी भाषा में है तो हम देख सकते हैं वैदिक का स्वरूप कहाँ तक फैला हुआ है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में व्याकरण ग्रंथ में भी
वैदिक भाषा का प्रयोग हुआ है। पाणिनि ने वैदिक भाषा को छांदस नाम दिया है। क्या नाम दिया है? छांदस नाम। अपने व्याकरण की आदर्श भाषा को लोक प्रचलित भाषा कहा। भाषा के साथ संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि कृत रामायण में भी मिलता है। वैदिक का भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ मिलता है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी में और वाल्मीकि कृत रामायण में भी मिलता है। अब वैदिक भाषा की 3 बोलियां हैं। कहाँ तक विस्तार फैला है इसका? पश्चिमोत्तरी में अफगानिस्तान से पंजाब तक, मध्य देशी में पंजाब के मध्य उत्तर प्रदेश तक, पूर्वी में मध्य उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, इनका क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है वैदिक भाषा का। अब वैदिक भाषाओं की रचनाएं किस किस में हुई हैं? तो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। उपनिषद वेदांग में, उपनिषद वेदांग ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक का विस्तार देखने को मिलता है। अभी ऋग्वेद के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है? संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसमें देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक है। मुख्य ऋग्वेद है। हमने वैदिक भाषा की जो रचनाएं हैं। फिर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है तो ऋग्वेद में कहाँ से? संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। और यजुर्वेद, इसमें मुख्य बताएगी ये बात। यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यह 2 रूपों में कृष्ण शुक्ल में लिखा गया। कृष्ण यजुर्वेद में संहिता में मंत्र भाग और गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। ये मुख्य इम्पोर्टेंट तथ्य है। इस क्लास के अंत तक बने रहें, आपको और भी ज़्यादा जानकारी इसमें मिलेंगी। यह क्लास मैंने कहा ना, ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, वहीं से हमने ये उठाया है। अभी सामवेद में क्या आता है देखिए। इसमें यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों के ज्ञ पदों को रूप में लिखा गया है। अर्थवेद, इसमें जन साधारण के प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटके जो कि हमने शोर्टली ऊपर पढ़ चुके हैं और रिसेंटली एग्जाम में आने की ये चांसेस भी हैं। उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें 12 उपनिषद हैं। मुख्य हैं ईश, केन, कठ, पर्शन, वृद्धनायक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेतर, कैशिकति। ये मुख्य 12 उपनिषद देखने को मिलते हैं। आगे चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? वैदिक संस्कृत के छंदों को मंत्र कहा जाता है। वैदिक संस्कृत के जो छंद हैं उनको मंत्र कहा जाता है। और संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर है संस्कृत भाषा संगीतात्मक भाषा है जो कि एक लय में गाई जाती है। संस्कृत उच्चारणों में ब्राह्मण के जो मंत्र होते हैं उनमें देखिए गायन शैली में ये रचनाएं हुई है जिसमें मंत्रों का उच्चारण जोर से बोलकर किया जाता है। तो उसी आधार पर ये संगीतात्मक रूप से हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, अलग अलग देख सकते हैं। उनका जो गायन रूप है वो संस्कृत भाषा में है, तो वो संस्कृत संगीतात्मक रूप में है। ठीक है। छंदोग्य, ऋग्वेद छंदोबद्ध है, अतः उसे छंदस कहा जाता है। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट योगात्मक थी। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी। कितनी ध्वनियाँ थी? वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी। ठीक है। अभी लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत का स्वरूप है। ठीक है। आज इतना ही, चलिए आगे की क्लास कल करते हैं। धन्यवाद।